हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी कोस्ट गार्ड के लिए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो आपने शायद कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो किसी भी रास्ते पे इसको देखा होगा, मिला होगा, जुला होगा। ठीक है, इनको बिल्कुल भी रट जाने का, छोड़ने का नहीं। एक बात बताओ, छोड़ देगा तो फिर कैसे फोड़ोगे? बताओ, एग्जाम को फोड़ के आना है ना, तो कुछ भी छोड़ने का नहीं है, सब रटना है एग्जाम से पहले। एग्जाम में टाइम है पूरा 1.5 महीना है। ठीक है, तो 1.5 महीने के अंदर दबा के पढ़ना है, चाहे आप जीडी का फॉर्म भरे हो चाहे आप डीबी का। सेक्शन 1 तो दोनों को देना है, और जो ज़्यादा कम नंबर आने वाले हैं, सेक्शन 1 के अंदर कम नंबर आता है आपका, सेक्शन 2 के अंदर तो वैसे भी कम आता है, सेक्शन 1 के अंदर कम आ जाता है तो फिर फेल हो जाते हो। सेक्शन 1 के अंदर फोड़ देना है। अच्छा ठीक है, सेक्शन 1 का अगर डिटेल में जाके प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप में से चाहे जीडी चाहे डीबी, सेक्शन 1 के लिए हमारे कोस्ट गार्ड नाविक का पेड बैच है 900 रुपीज़। अब सोच रहे होगे कि 900 रुपये बहुत है सर, तो 900 रुपये बहुत नहीं है। जो चीज़ें इसके अंदर दे रहे हैं उसको कंपेयर कर लोगे तो 900 रुपये कुछ भी नहीं है। क्यों? इसमें सेक्शन 1 के अंदर मैथ आता है, रीजनिंग आता है, साइंस आता है, इंग्लिश आता है, जीके आता है, सब कुछ हम लोग पढ़ा रहे हैं वीडियो में। ठीक है, तो ऑब्वियसली पूरे के पूरे 5-6 सब्जेक्ट को हम लोग जस्ट 900 रुपये में पढ़ा रहे हैं। और इतना ही नहीं, सबका नोट्स भी पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करा रहे हैं हम लोग, साथ में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो जाओ A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जाके यहाँ से आप पेड कोर्स को बाई कर सकते हो। अगर मान लेते आपके पास 900 रुपये एक बार में नहीं है तो आप इंस्टॉलमेंट पे भी पे कर सकते हो, लेकिन 900 रुपये एक साथ पे करोगे तो बेटर होगा, बार बार का टेंशन नहीं रहेगा, डेट याद नहीं रखना पड़ेगा कब पे करना। ठीक है, और सेकेंड चीज समझो, आप में से जो लोग कोर्स को बाई नहीं कर पा रहे हैं, उतना पैसा नहीं है, तो आप हमारे टॉप 500 क्वेश्चंस के पीडीएफ के, मैथ के, रीजनिंग के, साइंस के और वोकैबलरी के, इन सभी को एग्जाम से पहले 2 बार बना के खत्म कर दो। आराम से आपका 50% से ज्यादा 50 to 70% तैयारी यहीं से हो जाएगी पीडीएफ प्रैक्टिस करके। पूरा चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स है, सबका सॉल्यूशन है। मैथ में तो आपको वीडियो सॉल्यूशन का लिंक मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर। ठीक है, इसको बाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से बाई कर लो, या फिर हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप कर लो 7279047787। सारे पीडीएफ में मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन है जी। जो क्या कहते हैं इसको, अपना ये साइंस का इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ठीक है, हमने इसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डाल रखे हैं इंपॉर्टेंट वाले, और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन डाले जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। साथ में इंपॉर्टेंट वोकैबलरी, तो एयरफोर्स के एग्जाम में इस वोकैब ने तो धमाल मचा रखा था, इसमें कोई प्रूफ नहीं है, तो इस बार कोस्ट गार्ड के लिए भी रट के जाओ। तो सारे पीडीएफ, और जिसने कोर्स को बाई कर रखा हमारे 900 वाले को ना, इसके लिए वो पीडीएफ बाई करने की नहीं पड़ेगी। जिसने फुल पेमेंट कर दिया है उनको सारा पीडीएफ हम लोग दे रहे हैं फ्री में उसी के अंदर। ठीक है, तो व्हाट्सअप कर लो। और जिसने कोर्स बाई कर रखा है उसको कहीं से टेस्ट सीरीज बाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के अंदर 20-25 टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम लोग देंगे लगाने के लिए, एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा आपका। ठीक है, चलो फिर हम लोग साइंस के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? अच्छा ये बताओ, ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना भैया, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो आपने कभी ना कभी देखा होगा, कभी ना कभी नहीं भी देखा है ना तो 10th में पढ़ के आए होगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, 10th में जब पढ़ के आए होगे तो बताओ मेरे को, जब भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, जब भी कोई चीज का न्यूक्लियस होता है परमाणु, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, ये चीज मेरे को बताओ। तो ये न्यूक्लियस में होता है, देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बाहर क्या घूम रहता है? इलेक्ट्रॉन। तो देखो, इलेक्ट्रॉन भी है किसी परमाणु के अंदर, और प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, लेकिन मेरॉन नहीं है। तो कुछ लोग कहेंगे सुनो सर, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, परमाणु के अंदर, नाभिक में नहीं होता, फिर भी परमाणु से संबंधित है ना। ऑप्शन में ऐसे ही दिया गया था, बहुत लोग ना इलेक्ट्रॉन मार दिए थे फटाक से देखते, उनको लगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होता होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होता होगा। बाद में आगे कह रहे थे सर एक मेरॉन ऑप्शन में था, अब क्या करें हम? तो वही जो चीज है कि मेरॉन सही आंसर था इसका। रीजन, क्योंकि परमाणु के नाभिक से कहे ना तो परमाणु से समझ लो। अगर यही इनमें से कोई नहीं कर दे और तब डाल दे, तब जाके आप इलेक्ट्रॉन करते तो समझ में आता है कि चलो ये तो बाहरी चक्कर लगा रहा होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी परमाणु के अंदर होता है, पार्टिकल के अंदर होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी होते, तो आपको यहाँ पे परफेक्ट अंडर में आंसर जो था वो मेरॉन को करना था। तो करेक्ट आंसर क्या था आपका भैया? मेरॉन था। क्लियर है ना? चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है ना कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? तो गाइस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ना CFC लिखते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछता है, बताओ ये CFC से कौन सा गैस का जो है ना नाम है, ये CFC किस गैस के नाम से, किस गैस को जाना जाता है? तो CFC का मतलब हुआ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पे भैया? रेफ्रिजरेटरों के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही हानिकारक गैस है।
ठीक है, हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही हानिकारक गैस है। तो रेफ्रिजरेटर्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। याद रखोगे आप अपने लाइफ में, कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी भर याद रखना, ठीक है। चलो अभी तो वैलेंटाइन मना के आ रहे हो, पहले वही भूत सवार होगा आपके ऊपर। आगे आ जाओ। फिर अगला क्वेश्चन है कि पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? पिक्नोमीटर। देखो पिक्नोमीटर से देखो मैं एक चीज बताता हूँ, पिक्नोमीटर एक अलग चीज है, एक पायरोमीटर अलग चीज है। पायरोमीटर अलग है और ये पिक्नोमीटर जो है ये अलग है। पायरोमीटर से बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को मेजर करते हैं, जैसे सूर्य, सन के अंदर इतनी गर्मी है ना कि कुछ भी नजदीक जाएगा गल जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है, तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, तो इसको मेजर करने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये पिक्नोमीटर क्या है? तो पिक्नोमीटर है जिससे कि हम लोग डेंसिटी को मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? डेंसिटी को मेजर करते हैं, घनत्व को मेजर करते हैं। याद रखोगे? ओके। कह रहा है सौर ऊर्जा का कारण क्या है? सौर, व्हाट इज द रीजन फॉर सोलर एनर्जी? देखो सौर ऊर्जा का कारण ये है ना, क्योंकि उसमें से गर्मी आती है। बोलोगे अरे महाराज जी कौन सा बात हुआ? तो देखो सौर ऊर्जा के अंदर एक तरीके से ना हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। देखो सन के अंदर क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। मैक्सिमम मास लेवल पे हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और उसके बाद हीलियम होता है। ये दोनों कण जब आपस में टकराते हैं तो वहां से क्या होता है? संलयन होता है। इनके नाभिक में हाइड्रोजन और हीलियम जो होते हैं ये आपस में टकराते हैं, टकराएंगे तो वहीं पे क्या होगा? फ्यूजन होगा, रिएक्शन होगा और उससे एनर्जी निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? संलयन विक्रिया। तो उसको कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। और एक चीज होता है ना विखंडन। विखंडन नहीं, कुछ लोग कहते हैं विखंडन नहीं। इसके विखंडन का मतलब है एक नाभिक टूट जाए दो भाग में, जैसे हाइड्रोजन का एक पार्ट टूट के दो पार्ट में बदल जाए, तो वहां से जो एनर्जी निकलती है, जो कि यूरेनियम में होता है। तो यूरेनियम में तो विखंडन होता है, फ्यूजन होता है, लेकिन सन के अंदर क्या होता है? संलयन होता है, फ्यूजन होता है। तो ये चीज याद रखोगे, सूर्य के अंदर विखंडन नहीं होता, फ्यूजन नहीं होता, फ्यूजन होता है। तो संलयन जो है करेक्ट आंसर है इसका। क्लियर है? ओके सर, आगे देखो। फिर नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला विक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व है। देखो जब भी विखंडन होना तो बहुत ज्यादा हेवी एनर्जी निकलता है, लेकिन संलयन में उससे भी ज्यादा हेवी एनर्जी निकलता है, आपको पता होगा। तो विखंडन में भी जब बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है, ठीक है, तो उस टाइम जो न्यूट्रॉन होते हैं ना बहुत हेवी, देखो आपको पता है न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस सब फूटते हैं, टूटते हैं दो पार्ट में, तो ऑब्वियसली हैवी न्यूट्रॉन निकलेंगे वहां से। तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि न्यूट्रॉन को कंट्रोल करोगे तो फिर उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जब टूटेगा वो जो पावर उसको कम होगा। तो उसको ना कंट्रोल करने के लिए बोरॉन और कैडमियम के छड़ को इस्तेमाल करते हैं, या फिर बोरॉन और कैडमियम को यूज में लाते हैं हम लोग। क्लियर है? ताकि वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करे और उसकी पावर कम हो जाए, ठीक है। ओके, आगे देखो। अगला कह रहा है ज्यामिति का जनक किसके कहा जाता है? तो ज्यामिति को जनक जो है यूक्लिड्स को कहा जाता है, यूक्लिड के कहा जाता है। ये चीज आप याद रखोगे, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन जो है वो क्या होता है? परमाणु रिएक्टर के अंदर क्या इस्तेमाल होता है? तो ऑब्वियसली रिएक्टरों के अंदर हम लोग यूरेनियम को इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? यूरेनियम को, ठीक है। इसके अंदर विखंडन होता है, फ्यूजन होता है, ये चीज आप जानोगे। यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाते हैं? तो यूरेनियम जो है ना मतलब अल्टीमेटली वो लास्ट में जाके शीशे के तौर पे बदल जाते हैं। याद रखोगे आप, ये क्वेश्चन पूछा गया था तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, वो शीशे के आइसोटोप के अंदर बदल जाते हैं। आप बोलोगे जो चर्म शोधन होते हैं, जो चमड़े का जो क्या कहते हैं उसको, टैनिन इंडस्ट्री, जो चमड़े का शोधन होता है, चमड़े की चीजें बनती है, ठीक है, तो वहां पे कौन सी भारी धातु का प्रयोग करते हैं जो कि विषैली होती है? तो चमड़े का जहां पे फैक्ट्री होती है ना, वहां पे क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत ही मतलब विषैली चीजें होती है, ह्यूमन के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। क्लियर है ना? क्रोमियम। आगे देखोगे चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? चुंबक रक्षक, तो चुंबक जो रक्षक होते हैं वो किसके टुकड़े होते हैं? वो नर्म लोह के होते हैं, ठीक है। चलो, ये सॉफ्ट आयरन होते हैं, ये चीज आप याद रखोगे। आगे कह रहा है घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज था। जो देखो घरों में फ्यूज बनता है ना, जो आप लोग सॉकेट के अंदर फ्यूज लगाते हो, सॉकेट के अंदर नहीं, बोर्ड के अंदर फ्यूज लगाते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर फ्यूज, ताकि हमारा पूरा मतलब घर का जो है ना एक ही बार फ्यूज ना उड़े, मतलब कुछ भी जैसे बल्ब, पंखा, टीवी, एसी ना बर्बाद हो, हमारा सिर्फ फ्यूज उड़ जाए अगर हाई वोल्टेज आ जाए तो उस कंडीशन में उस फ्यूज को किस चीज बनाते हैं, वो मतलब क्यों लगाते हैं, या फिर क्यों लगाते हैं तो मैंने बता दिया, घर की बाकी चीजों को बचाने के लिए लगाते हैं। लेकिन उसका मतलब वो कहते हैं ना प्रॉपर्टी या फिर गुण कैसा होता है उस तार का, तो उस तार का जो होता है ना, एक तरीके से समझ लो गलनांक कम होना चाहिए, ताकि वो मतलब जल्दी टूट जाए, तुरंत गल जाए। क्योंकि अगर हाई गलनांक होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी उसकी,
तो मतलब वो बहुत हेवी, क्या कहते हैं ना, एक तरीके से मैं आपको इस तरीके से समझाऊं। देखो अगर मैं आपको रख रहा हूं मार खाने के लिए, ठीक है, आपको मार खाने के लिए रख रहा हूं कहीं भी, एग्जाम्पल के तौर पर समझो, तो ऑब्वियसली वैसे इंसान को रखूंगा ना जिसकी हरकतें मार खाने वाली हो, अगर पिटवानी ही हो उसको तो हरकतें पिटाने वाली हो, वो चीज सामने लाते हैं। तो वैसे ही कोई चीज को हम टूटने के लिए रख रहे हैं ताकि वो जैसी मतलब हाई इलेक्ट्रिसिटी की पावर है तो वो टूट जाए, तो ऑब्वियसली उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होनी चाहिए, तभी तो वो जल्दी टूटेगा तो हमारी बाकी घरों की चीजों से सुरक्षित रह जाएंगी, इसीलिए उसकी गलनांक कम हो। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने गलत ले लिया कि मार खाने वाले से, बट आपकी भाषा में वही समझ में आता है आपको जल्दी, खुरफाती दिमाग है ना, क्या कर सकते हैं। देखो लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, वो क्या होता है। तो जब लंबी अवधि मतलब लंबे टाइम के बाद, देखो बल्ब जो होता है ना, देखा होगा आपने, जिसके अंदर एक टंगस्टन होती है, एक बल्ब के अंदर मान लो ये ऐसे ऐसे करके एक टंगस्टन होता है बल्ब के अंदर, आपने देखा होगा। ये टंगस्टन जो होता है ना वो धीरे धीरे गर्म होता है, बहुत टाइम के बाद, वो पता नहीं चलता है, धीरे धीरे गर्म होगा और वाष्प के तौर पे बदल जाएगा और बल्ब के चारों ओर बैठ जाता है, तो जैसे कि व्हाइट व्हाइट दूधिया कलर का दिखने लगता है। ठीक है, तो वही चीज है, टंगस्टन धातु तंतु जो है वो वाष्प के रूप में बनकर एकत्रित हो जाती है। द वेपर ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट गेट कलेक्टेड देयर, तो जो फिलामेंट होते हैं टंगस्टन का वो चारों ओर बैठ जाता है। कोई भी चीज गर्म होगी धीरे धीरे वो गलेगी, बर्बाद हो जाएगी और एक टाइम के बाद बल्ब फ्यूज हो जाता है। आगे देखो, कोई भी नाव नहीं डूबेगा यदि वह पानी हटाती है। कितना पानी हटाएगा तो नाव नहीं डूबेगा, ये चीज बताओ। ऑब्वियसली नाव का जितना भार होता है इक्वल टू वेट, उतना पानी हटाएगा तो वो नहीं डूबेगा। क्लियर है। आगे देखो, कह रहे हैं जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो फिर क्या होता है। देखो जब भी किसी भी वस्तु को, जैसे आपको मान लेता है आपके फोन को, आपके फोन का वेट है 100 ग्राम मान लेते हैं, 100 ग्राम या फिर 600 ग्राम मान लेते हैं। फोन छोड़ो, हटाओ, फोन में बहुत कम वैल्यू हो गई। या फिर किसी चीज को चलो ले लो ना, आपकी मान लो कोई भी चीज है जिसकी वैल्यू है 600 ग्राम, ठीक है, या फिर 1200 ग्राम, जो भी चीजें हैं, पृथ्वी से उसको चांद पे ले जाओगे तो मान लो कोई चीज है, मान लो कोई एक डब्बा है या फिर ईंट है 600 ग्राम का, तो चांद पे ले जाओगे तो वो ईंट के अंदर जो मैटर है, ठीक है, वो तो सेम एज इट इज रहेगा, साइज तो उसका सेम रहेगा, उसके अंदर जो जो चीजें डाली गई है बनाने वाली सेम रहेंगी, तो जिसको हम लोग कुल मिला के मास कहते हैं। ठीक है, तो मास उसका सेम रहेगा, लेकिन उसका जो वेट होगा ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ग्रेविटेशन की वजह से। ठीक है, तो ये 1/6 में चेंज आ जाएगा, तो मतलब मास सेम रहेगा लेकिन वेट चेंज हो जाता है, तो भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। वेट चेंजेस बट मास रिमेन्स द सेम। ठीक है, मैटर वगैरह सब कुछ सेम रहेगा लेकिन उसका भार में कमी आ जाएगा 1/6 का। अगर 600 ग्राम है पृथ्वी पे, अर्थ पे, तो 6 से डिवाइड कर दो, मतलब 100 ग्राम का हो जाएगा चांद पे जाके। अगर 1200 ग्राम है इंडिया पृथ्वी पे, तो 6 से डिवाइड कर दो, ये 200 ग्राम का हो जाएगा कहां पे जाके, मून पे जाके। क्लियर है। जो चीज 6 केजी का है तो 6000 ग्राम को 6 से डिवाइड कर दो, वो 1 केजी का बन जाएगा, 1000 ग्राम का बन जाएगा। क्लियर है, तो यही फर्क होता है। आगे देखो, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस में परेशानी क्यों नहीं होती। देखो आपको अगर बहुत ज्यादा हाइट पे ले जाएंगे ना तो आपको सांस लेने में परेशानी होगी, लेकिन पंछियों को नहीं होता। ऐसा क्यों? कि उनमें एक होता है ना कि एयर सैक्स होते हैं उनके अंदर, वायु कोष। अब कुछ और दिमाग में मत लाना, ये स्पेलिंग देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, वायु कोष होते हैं एक तरीके से। ठीक है, आगे देखो 16 नंबर देखो, एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरण होते हैं, उनको मेजर करोगे किस चीज के लिए, किस चीज से, ब्रैग एक्सट्रोमापी। ठीक है, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर से, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर से एक्स रे को मेजर करते हैं, याद रखोगे आप। मनुष्य की जो सुनने की क्षमता, ये बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है वो सुनने की क्षमता। क्लियर है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में वो इंसान सुन सकता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। स्टेथोस्कोप जो कि डॉक्टर साहब आला लेके घूमते हैं, वो किस सिद्धांत पे काम करता है। तो उसके अंदर क्या होता है, इंसान के बॉडी के अंदर की जो वाइब्रेशन होती है, साउंड होती है, वो एब्जॉर्ब करके डॉक्टर के कान तक पहुंचा देता है। तो वो क्या करता है, ध्वनि का प्रवर्तन करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड करता है। याद रखोगे वो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है ना, वो प्रकाश से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो ध्वनि को प्रवर्तित कर देता है। क्लियर है। आगे देखो, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिरा गया चम्मच क्या होगा। देखो एक चीज बताओ, उपग्रह पर किसी भी चम्मच को गिरा दोगे, किसी भी उपग्रह पे ले जाओगे तो क्या होगा, जो उपग्रह की गति होगी उसी के अकॉर्डिंग वो भी घूमता रहेगा बेचारा। क्या करेगा, विल कंटिन्यू द फॉलो द मोशन ऑफ द सैटेलाइट। क्लियर है, ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट था।
फिर आर्द्रता को, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं हम लोग? तो इसका जो सही आंसर है हाइग्रोमीटर है। क्लियर है? हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं हम लोग? ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। क्लियर है? इसके बाद फिर से मैं आपको याद दिला दूं, सारे पेड कोर्सेज को बाई कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में A to Z स्टडी ऐप का लिंक है। इसके अलावा सिर्फ आपको PDF बाई करना है तो व्हाट्सएप करो 7279047787 पे, और सारे PDF को एग्जाम से पहले 2 बार बना लो। मैं गारंटी देता हूं कि मैथ में आपको 17-18 क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आने वाले हैं, रीजनिंग 10 में 10 सेम पैटर्न पे आएंगे, साइंस के 7-8 क्वेश्चन सेम आएंगे। अब वोकैबुलरी से 4 से 5 क्वेश्चन आपके अगर एग्जाम में आते तो 3 क्वेश्चन हमारे PDF से आएंगे। ऐसा हमने प्रूव करके दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।